चलिए शुभारंभ करते हैं। दिस इज इंडियन हिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में ही आज हम शुरू करेंगे पढ़ना अबाउट एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत को भी हम फर्दर तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और फिर उसके बाद होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जो केवल और केवल अवशेषों पर आधारित है, जिसका कोई भी लिखित प्रमाण, कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो बस सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में हम शुरू करने जा रहे हैं, और आज हम बात करेंगे अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल वो काल जो केवल और केवल अवशेषों पर आधारित है, जो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है। इसका कोई रिटन सोर्स, इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। उसी को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसी को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हम प्रागैतिहासिक काल को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है स्टोन एज और एक कहलाता है मेटल एज, कॉपर एज या चालकोलिथिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट, हेडिंग डाल लीजिए, स्टोन एज। भाई नाम से ही पता चलता है, जिस एज में मानव मनुष्य केवल और केवल पत्थरों का या पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी को क्या कहा जाता है? स्टोन एज। उसी को कहा जाता है पाषाण युग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टोन एज के बारे में या पाषाण युग के बारे में। और याद कीजिए, पाषाण युग को हमने फर्दर तीन पीरियड्स में क्या किया था? डिवाइड किया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे पहला पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। क्या विशेषता थी पैलियोलिथिक पीरियड की या पूरा पाषाण काल की? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखेंगे, अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये अननोन पीरियड से लेकर लगभग 8000 बीसी तक का पीरियड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम कह रहे हैं पूरा पाषाण काल। लिखेंगे, इन दिस पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर। इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया। ये वो पीरियड है, ये वो समय है जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के द्वारा इस पीरियड में आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन, है ना, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, आग का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल में ही किया गया। लिखेंगे, दिस पीरियड इज नोन एज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड। लिखेंगे, इस काल को आखेटक एवं भोजन संग्रहण काल कहा जाता है। इस काल को आखेटक एवं भोजन संग्रहण काल कहा जाता है। भोजन संग्रहण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो पीरियड है जिस पीरियड में मनुष्य का मुख्य कार्य केवल और केवल क्या हुआ करता था? शिकार करना। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर वो जानवरों का शिकार किया करता था और अपने लिए भोजन इकट्ठा किया करता था। फूड गैदरर हुआ करता था, एक भोजन संग्रहक हुआ करता था मानव। और भोजन इकट्ठा करने के लिए वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर था? वो पूरी तरीके से भाई फलों पर,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर, कंदमूलों पर और इसके अलावा शिकार पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हुआ करता था। इसीलिए हमने कहा कि ये वो पीरियड है जो कि एक हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड कहलाता है। लिखेंगे द लाइफ ऑफ अ मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग इन दैट पीरियड। लिखेंगे इस काल में मनुष्य का पूरा जीवन पूरी तरीके से केवल शिकार पर निर्भर था। द लाइफ ऑफ अ मैन वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग। मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से शिकार पर, मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से शिकार पर आश्रित था। लिखेंगे द मैन इन दैट पीरियड, द मैन इन दैट पीरियड या इस काल में मानव नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे इस समय के मानव को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का माना है। इसके अलावा याद रखेंगे पिछले ही बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिचेस किस पीरियड में हुआ करती थी या ऑस्ट्रिचेस के किस पीरियड में होने की जानकारी हमें मिलती है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस भी एग्जिस्ट किया करती थी। शुतुरमुर्ग, इसी काल में ऑस्ट्रिचेस या शुतुरमुर्ग भी हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे पैलियोलिथिक पीरियड को भी हमने फर्दर 3 पीरियड्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। लिखेंगे दिस पीरियड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिखेंगे इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पैलियोलिथिक पीरियड को ही हम फर्दर 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पीरियड लिखेंगे कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे पहला कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, लिखिए निम्न पुरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरा पाषाण काल कहने का मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड है भाई वो लाखों साल का पीरियड है। और क्योंकि वो लाखों साल का पीरियड है तो उन लाखों सालों में जो इनिशियल था या जो सबसे पहला पीरियड था उसी को हम क्या कह रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरा पाषाण काल। लिखेंगे इन दिस पीरियड मैन यूज्ड क्वार्ट्जाइट स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स। लिखेंगे इस काल में मनुष्य के द्वारा औजार बनाने के लिए, इस काल में मनुष्य के द्वारा औजार बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जो मनुष्य हुआ करता था, जो मानव हुआ करता था, वो क्वार्ट्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था या किया करता था। और ध्यान रखेंगे टूल्स और उपकरणों के ही आधार पर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को 2 कल्चर्स में या 2 संस्कृतियों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। सबसे पहला कहलाता है चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर। सबसे पहला कहलाता है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। मनुष्य के द्वारा बनाए गए औजारों के आधार पर ही हमने इस पीरियड को 2 कल्चर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ध्यान रखेंगे इस कल्चर के जो हमें टूल्स प्राप्त हुए या जो हमें औजार या उपकरण प्राप्त हुए वो कहां से मिले, फ्रॉम सोहन रिवर वैली।
इन पंजाब। इसके टूल्स हमें सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसीलिए चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को सोहन संस्कृति या सोहन कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस कल्चर और इस संस्कृति सर नोट्स कैसे बनाएं, लाइव क्लास से या फिर पीडीएफ से? देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं और आप मोदी जी के साथ उठते बैठते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम है तो कोशिश कीजिए कि आप नोट्स लाइव बनाइए। और अगर आप क्लास लाइव नहीं अटेंड करते हैं तो आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्जी कीजिए, बात एक ही है, चीजें एक ही हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद एक तो चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर या पेबुल संस्कृति कहलाती है, और एक कहलाता है हैंड एक्स कल्चर या हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स कल्चर या हैंड एक्स संस्कृति। और ध्यान रखेंगे इसके टूल्स, इसके औजार प्राप्त हुए बाद मदुरई और अतिरपक्कम नामक स्थान से, विच वॉज नियर मद्रास। मद्रास के समीप बाद मदुरई एवं अतिरपक्कम नामक स्थान से, जो किसके समीप था? मद्रास के। वहीं से हमें इस संस्कृति के कुछ टूल्स प्राप्त हुए हैं, कुछ टूल्स मिले हैं। तो कहने का मतलब एक पंजाब में सोहन रिवर वैली, सोहन नदी घाटी, स्वाभाविक सी बात है, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, और एक दक्षिण भारत में मद्रास के पास, जो कि बाद मदुरई और अतिरपक्कम नामक स्थान से मिले हैं, किसके पास? मद्रास के पास। और ध्यान रखेंगे सबसे पहली हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब तो समझते हैं ना, हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम हस्त कुल्हाड़ी। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी या फर्स्ट हैंड एक्स 1863 में खोजी गई या 1863 में प्राप्त की गई, किसके द्वारा? लिखेंगे बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। कहां से? मद्रास के ही पास पल्लवरम नामक स्थान से, मद्रास के ही समीप पल्लवरम नामक स्थान से। सर ये टूल्स कितने साल पुराने हैं? ये टूल्स 1 लाख से भी ज्यादा साल पुराने हैं। मद्रास कहां पर है सर? बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे भाई, कहां से आए हो आप? युगांडा से तो नहीं आए हो? हिंदुस्तान में रहकर आपको मद्रास के बारे में नहीं पता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मद्रास जिसे आज चेन्नई कहते हैं, ठीक है, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सर 1863 बीसी होगा ना? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। 1863 रॉबर्ट ब्रूस फूट की बात कर रहा हूं मैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 बीसी में कहां से आया भाई? भारत में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कहां से आ जाएगा इतने पहले? ये 1863 एडी है। क्लियर हो गई बात? सर फर्स्ट हैंड वो समझ नहीं आया भाई। देखो मैंने कहा कि हमने लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को 2 कल्चर्स में डिवाइड किया है, एक चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर और एक हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स का मतलब होता है हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी जो होती है ना, जो कुल्हाड़ी होती है उसी को तो हैंडेक्स बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की जो सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी मिली, जो सबसे पहली हैंड एक्स मिली, वो 1863 में मिली। और किसे मिली? वो किसके द्वारा खोजी गई? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। और क्योंकि ये नेक काम किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही पता है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। इसको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और कहां से प्राप्त हुई? मद्रास के
पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई। समझ गए बातचीत? तो चलिए नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए। अगला लिखिए मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पूरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप कह सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। अभी अभी मैंने आपको बताया कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में किन स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा था? क्वार्ट्जाइट स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जिन पत्थरों का इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया जा रहा था या किया गया था, अब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में क्वार्ट्जाइट स्टोन्स का नहीं बल्कि बल्कि जैस्पर, चर्ट एंड फ्लिंट स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पीरियड में मनुष्य के द्वारा, इस पीरियड में जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थरों का इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे इस पीरियड में जो टूल्स या जो औजार बनाए जाते थे उन्हें कहा जाता था फलक। उन्हें फलक कहा जाता था। फलक का मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे पत्थर तोड़कर, पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले औजार। पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले औजार ही क्या कहलाते थे? फलक कहलाते थे। इसीलिए इसी को फलक कल्चर कहा जाता है या इसी को फलक संस्कृति कहा जाता है। ये कहलाता है फलक कल्चर, इसे कहते हैं फलक संस्कृति। और ध्यान रखेंगे इसके औजार या इसके साक्ष्य, एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं बेलन रिवर वैली से। इसके साक्ष्य हमें बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सर टूल्स क्या होता है मेरे भाई? औजारों को टूल्स कहते हैं। टूल्स का मतलब तो औजार ही होता है ना। इसके बाद लिखेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पूरा पाषाण काल। और ध्यान रखेंगे इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा जो टूल्स या जो औजार बनाए गए उन्हें कहा गया ब्लेड। उन्हें ब्लेड कहा गया। और ध्यान रखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है इन विच लिखेंगे
इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस वाज हैपेंड। लिखेंगे इसी काल में होमो सेपियंस का उद्भव हुआ। मनुष्य की ही जाति होमो सेपियंस का उदय इसी काल में माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसके एविडेंसेस, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नर्मदा रिवर वैली से। नर्मदा रिवर वैली या नर्मदा नदी घाटी से। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसी पीरियड में कुछ केव पेंटिंग्स एंड कुछ केव शेल्टर्स भी प्राप्त हुए हैं। केव पेंटिंग का मतलब लिख सकते हैं गुफा चित्रकारी एवं गुफा शैलाश्रय भी हमें अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ही प्राप्त हुए हैं। और कहां से? मध्य प्रदेश के भोपाल के ही समीप भीमबेटका नामक स्थान से। ये प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से। नोट कीजिए। आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। अच्छा जी। एंड नॉट इंटरेस्टेड इन जीएस सब्जेक्ट। ओ, हाउ टू स्टडी? देन वी डू नॉट फील लेजीनेस। अरे मेरे भाई घनश्याम, नाम तो तेरा बहुत बढ़िया, देख नाम में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तुमने कहा आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मुझे बताइए टेक्नोलॉजी में आपने कितने झंडे गाड़े आज तक? एक्चुअली आपका बैकग्राउंड टेक्निकल हो सकता है, लेकिन साउंड आप टेक्निकली भी आप साउंड नहीं होंगे, इसीलिए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है। अगर आप टेक्निकली साउंड होते तो भाई साहब गूगल शूगल वाले ले जाते तुम्हें उठा के, नहीं। अगर आप बीटेक वगैरह किए हुए हैं मेरे भाई, और अगर उसमें आप महारती होते, सर साइड हो जाइए, कोई कहता है कि सर इधर उधर हिलिए मत, कोई कहता है बस साइड हो जाइए, हम तो साइड ही रहते हैं भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने बीटेक करा है। वैसे तो एसएससी की तैयारी जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं उसमें से 90% लोगों ने बीटेक करा होता है, लेकिन आप खुद सोचो ना मेरे भाई, अब कमी तो बीटेक में भी रह गई ना, नहीं तो गूगल शूगल में काम कर रहे होते आज, नहीं। सर साइड प्लीज। अरे भाई देखा, अब समझ में आया संजय कि मेरे को बार बार मूव क्यों होना पड़ता है, क्योंकि सब आप लोगों की तरह चीते नहीं होते ना। ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड में भी जॉब की है मुंबई में। अच्छा, प्लस आईसीआईसीआई बैंक में भी काम किया है। बट अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एक बार तैयारी कर लो, अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एक बार तैयारी कर लो, कल को पेरेंट्स बोलेंगे कि एक बार ब्याह कर लो, एक बार शादी कर लो। ठीक है, अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी जॉब वॉब, अपना प्रोफेशन और अपनी फील्ड छोड़कर आ गए हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स का उद्देश्य तो यही था कि आपको घर बुलाएं। ठीक है, घर बुला के आपसे कहें कि आप तैयारी कीजिए, तो जब तक आप तैयारी करते रहेंगे तो उधर घर वाले शादी की तैयारी करते रहेंगे, लड़का वड़का ढूंढते रहेंगे। जैसे आपकी तैयारी पूरी होगी तो घर वालों की भी तैयारी पूरी होगी, फिर घर वाले कहेंगे एक बार शादी कर लीजिए। ऐसी बात नहीं है ना। देखो सिंपल सी बात है ना। एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए लाइफ में, किसी भी चीज को लेकर। कुछ भी काम कीजिए, ठीक है, चाहे वो सरकारी कीजिए चाहे वो गैर सरकारी कीजिए। आप सारे के सारे लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स वेरी वेरी गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में, सिर्फ भारत में जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है उसका एक सोशल स्टेटस होता है, सिर्फ सोशल, याद रखिएगा, सामाजिक, उसका एक सोशल स्टेटस होता है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकल स्टेटस की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, वो कभी नहीं मिलेगा आपको सरकारी नौकरी से। जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो हर महीना खत्म होने से पहले आपकी सैलरी भी खत्म हो जाएगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है ना। लेकिन सोशल स्टेटस जो है, अगर आप सरकारी विभाग में चपरासी भी है ना, अगर आप एलडीसी भी है, तो भी समाज में आपको 4 लोग नमस्ते करेंगे, आपकी थोड़ी सी इज्जत होगी। इसीलिए आप सारे के सारे लोग यहां पर गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोगों ने बीच में कोरोना काल भी देखा है। कोरोना काल में प्राइवेट जॉब्स इतनी सारी चली गई, लोगों को फायर कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया, वो दौर भी हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं हमें यही समझ में आया कि यार चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सरकारी लोगों की सैलरी आनी नहीं रुकती है कभी भी। हर महीने के 30 या 31 तारीख को सैलरी अकाउंट में आ जाती है, और कंपैरेटिवली सोशल स्टेटस तो मिलता ही है।
समाज में इज्जत तो मिलती ही है, साथ में आपको पता ही है, लड़का हो या लड़की, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं, आपको मनपसंद का जीवन साथी भी मिल जाएगा, नहीं, अगर आप सरकारी हैं तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, काम कुछ भी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी का थोड़ा सा स्टेटस, थोड़ा सा समाज में जो इज्जत होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस वजह से आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सरकारी नौकरी करेंगे तो समाज में आपकी इज्जत होगी, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक स्थिरता आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करते रहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने वाले ही इस धरती पर, इस दुनिया में, इस देश में सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग, है ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स करके करोड़पति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं, तो आपको पता ही है। बात सारी चीजें जो हमने यहां पर लिखी, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, ये था पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, एंड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, और मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। और जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, तो ध्यान रखेंगे, दैट पीरियड इज नोन एज, उसी पीरियड को क्या कहा जाता है, लिख लीजिए, मेसोलिथिक पीरियड, या मध्य पाषाण काल। लिख लीजिए, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, 8000 बीसी से लेके लगभग 4000 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड। इसी को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल कहा जाता है। क्या विशेषता रही मेसोलिथिक पीरियड की, सबसे पहला तो लिखेंगे, लिखिए, इन दिस पीरियड साइजेस ऑफ टूल्स बिकेम शॉर्टर। लिखेंगे, इस काल में औजारों का आकार, इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। द साइजेस ऑफ टूल्स बिकेम शॉर्टर इन दिस पीरियड, इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ, और उन्हीं छोटे आकार के औजारों को मेसोलिथिक पीरियड में कहा गया माइक्रोलिथ्स। छोटे आकार के औजारों को माइक्रोलिथ्स या माइक्रोलिथ कहा गया। इसी पीरियड में हमें प्राप्त हुए हैं, लिखेंगे, फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स। इसी काल से मानव अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स या मानव अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य हमें मेसोलिथिक पीरियड से ही मिले। कहां से, सराय नाहर राय, विच इज इन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय नामक स्थान से। इसके अलावा लिखेंगे, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन इन दिस पीरियड, इस काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, इस काल में ही मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। और ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस हमें दो स्थानों से प्राप्त हुए। सबसे पहला आदमगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान, और दूसरा राजस्थान में भीलवाड़ा में बागौर नामक स्थान, राजस्थान के बागौर से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से हमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। इसके बाद लिखिए, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल, विच इज द पीरियड ऑफ 4000 BC टू
2500 BC, 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का ही पीरियड कहलाता है नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नवपाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल, इसी काल में मनुष्य के द्वारा किया गया इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। इसी काल में मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। लिखेंगे इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इसी काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई, जिसके एविडेंसेस हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। बलूचिस्तान का मेहरगढ़ ही वो जगह है जहां से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिनकी कृषि की गई थी वो चीजें थी बार्ली, वीट एंड कॉटन, जौ, गेहूं और कपास। और ध्यान रखेंगे मेहरगढ़ बलूचिस्तान से ही मनुष्य के द्वारा स्थायी जीवन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, या आप कह सकते हैं प्राचीनतम मानव बस्ती। प्राचीनतम मानव बस्ती भी कहां से प्राप्त हुई है? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से। इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड में ही हमें प्राप्त हुए हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य जो कहां से मिलते हैं? तो ध्यान रखेंगे कुल्डी हवा नामक स्थान से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ही समीप कुल्डी हवा नामक स्थान। और इसके अलावा कुछ बरियल्स, कुछ कब्रें बुर्ज होम नामक स्थान से प्राप्त हुई है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, जिसमें मानव कब्र में कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान पर जब एक कब्र की खुदाई की गई, एक्सकेवेशन किया गया, उत्खनन किया गया, तो उस कब्र के अंदर से मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई, जिससे यह जानकारी मिलती है कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम नामक स्थान पर मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऐसी प्रथा जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से हमें देखने को मिलती है। नोट कीजिए फटाफट। और एक पॉइंट याद रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए हड्डी के उपकरण या बोन्स टूल्स हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? नियोलिथिक पीरियड में बिहार के चिरांद नामक स्थान से। बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्रचुर मात्रा में हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो भी कब के बताए गए हैं? नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल के। इसके बाद लिखिए चालकोलिथिक पीरियड, जिसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। चालकोलिथिक पीरियड ताम्रपाषाण काल, कहने का मतलब वो काल जिस काल में मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल किया करता था। ऐसा माना जाता है मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली मेटल या प्रथम धातु थी कॉपर, तांबा। और ध्यान रखेंगे तांबे का मनुष्य के द्वारा प्रथम उपयोग लगभग 5000 BC, लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। और ध्यान रखेंगे एक कॉपर हैंड एक्स, एक तांबे की बनी हस्तकुराड़ी मद्रास के ही निकट अतिरपक्कम नामक स्थान से भी प्राप्त हुई है।
लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री हरप्पन सिविलाइजेशन। लिखेंगे इसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मैंने जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ी। अच्छा, किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बताओ, जो चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सिंपल सी है, उसमें क्या दिक्कत है बताइए? उसमें कहां दिक्कत आ रही है? कहीं पे भी नहीं आ रही है दिक्कत। तो परेशानी किसी चीज में नहीं होगी, आपको हर चीज बेसिक से ही समझाई जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। इसके बाद दोस्तों आती है मेटल एज, धातु युग, जिसे हमने तीन धातुओं के आधार पर क्या किया, विभाजित। सबसे पहला कॉपर, भाई क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खोज ही किसकी की गई? तांबे की। सबसे पहला कॉपर, तांबा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमें हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, भाले प्राप्त हुए हैं, एवं मानव मूर्तियां। ध्यान रखेंगे, इसे गंगा घाटी ताम्र निधि कहा जाता है, जो कि लगभग 3000 बीसी से लेके बीसी की खोज 1000 ईसा पूर्व में 1000 बीसी में की गई। कहां से? अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा में है। उत्तर प्रदेश के एटा का अतरंजी खेड़ा नामक स्थान, जहां से लोहे की खोज हुई थी। नोट कर लीजिए।